नमस्कार मित्रों, मैं राकेश चंद जायसवाल आप लोगों का करियर क्लासेस गोरखपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका संविधान का भाग 5 है और अध्याय 1 है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। संघ की कार्यपालिका में पढ़ना क्या है हम लोगों को? पहला है महामहिम राष्ट्रपति, दूसरा है महामहिम उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और चौथा है महान्यायवादी। तो संघ की कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इतने को मिलाते हैं तो संघ की कार्यपालिका बनता है। तो सबसे पहले मित्रों सवाल ये उठता है कि कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका क्या है? व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा पारित एवं स्वीकृत किया गया नीति एवं विधि को लागू करती है तथा विधि एवं नीति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा पारित एवं स्वीकृत किया गया नीति एवं विधि को लागू करती है तथा विधि एवं नीति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इतना ही नहीं, कार्यपालिका अपने देश के लिए शासन एवं प्रशासन भी करता है। अपने देश के लिए कार्यपालिका शासन और प्रशासन भी करता है, वह कार्यपालिका है। एक और महत्वपूर्ण बात, जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली है, जैसे भारत, ब्रिटेन, जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली है उस देश में कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधायिका अर्थात निम्न सदन लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। क्लियर? दूसरी महत्वपूर्ण बात, कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका 2 प्रकार की है।
है नाम मात्र की कार्यपालिका। जैसे भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में महारानी, और दूसरी कार्यपालिका है वास्तविक कार्यपालिका। यह वास्तविक कार्यपालिका भी दो प्रकार का है। एक है अस्थायी कार्यपालिका और दूसरा है स्थायी यानी परमानेंट कार्यपालिका। क्लियर? भारत में अस्थायी कार्यपालिका में शामिल हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, और स्थायी कार्यपालिका में शामिल होते हैं लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। यह है कार्यपालिका का चित्रण। अब आप कहेंगे कि सर कार्यपालिका आपने कहा दो, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद होने के बावजूद उसके नाम से शासन भी होता है, संघ की सभी शक्तियां उसमें निहित है, किंतु वह इन शक्तियों का स्वतः व्यवहारिक रूप से प्रयोग नहीं होता है। उसकी शक्तियों का प्रयोग कोई और करता है। तो चूंकि केवल वह नाम मात्र का प्रतीक है, इसलिए वह नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति कहा जाता है, और उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग करने वाली व्यवस्था यह है कि इसलिए यह वास्तविक कार्यपालिका है। यह वास्तविक कार्यपालिका भी संसदीय प्रणाली में दो है, अस्थायी कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन बहुमत के साथ बीच में बहुमत समाप्त हो गया तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अस्थायी प्रवृत्ति का है। और वह है स्थायी कार्यपालिका, जो भारत में लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, कर्मचारी गण आते हैं कि एक निश्चित उम्र में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो रिटायरमेंट की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। इस बीच में पता नहीं कितनी भारत में सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन वे अपने पद पर विराजमान रहते हैं, इसलिए लोक सेवकों को स्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के विषय में हम लोग अब चर्चा प्रारंभ करने चल रहे हैं। तो शुरुआत होगी महामहिम राष्ट्रपति से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। हमारे देश में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। समझिएगा, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे देश में अब तक जितने भी निर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं, मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे बाराह वेंकटगिरी, पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद, छठवें नीलम संजीवा रेड्डी, सातवें ज्ञानी जैल सिंह, आठवें आर वेंकटरमन, नौवें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वें डॉक्टर के आर नारायण, 11वें डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुल आबदीन कलाम आजाद, 12वें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल,
13वें प्रणव मुखर्जी, 14वें श्रीमान रामनाथ कोविंद वर्तमान में हैं जुलाई 2017 से। ये हमारे देश के राष्ट्रपति। मित्रों, नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, जबकि उसके पहले वह चुनाव हार भी गए थे। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पहले वह लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति के इस प्रक्रिया में 3 व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बाराह वेंकटगिरी। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद पे रहते हुए देहांत हो गया तो उनकी जगह पर बाराह वेंकटगिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति का वे चुनाव लड़ना प्रारंभ किए तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार दिया गया। और मित्रों, फखरुद्दीन अली अहमद का पद पे रहते हुए देहांत हो गया था, तो उसमें भारत के उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, उन्हें भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये हैं हमारे देश के अब तक के सभी राष्ट्रपति। एक बात और, डॉक्टर राजेंद्र बाबू एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए लड़े गए थे चुनाव और वे निर्वाचित हुए थे। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 53। आर्टिकल 53 कहता है संघ की सभी कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगा। समझिएगा, संघ की सभी कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगा, किंतु इस शक्तियों का प्रयोग वह स्वतः नहीं करेगा, बल्कि इन शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थों के द्वारा किया जाएगा। इन्हीं अधीनस्थों को कहते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। इसलिए हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद होने के बावजूद वह नाम मात्र का पद हो जाता है और उसकी सभी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। इसलिए वह वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल होगा, इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल होगा। इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे, इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। समझिएगा, संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्टेड, मनोनीत नहीं, इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। लोकसभा में 2 मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन, वह चुनाव में राष्ट्रपति के भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो एक तो ये शामिल हो गए, और कौन शामिल होंगे? सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। समझिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, एवं
दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधायक भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। पहले दिल्ली और पुडुचेरी को इसमें राइट नहीं था। 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया। यह व्यवस्था अनुच्छेद 54 में है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली एवं निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अभी हम इसके आगे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी पद की अवधि तथा त्याग पत्र का उल्लेख है। कहा गया अनुच्छेद 56 में कि राष्ट्रपति अपनी पद पर 5 साल बना रहेगा और उसके बाद कार्यकाल पूरा होने के बाद वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। और राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। अब हम लोग अनुच्छेद 57 की बात करते हैं। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है, री इलेक्टेड। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। किंतु मित्रों ध्यान रखिएगा, अपने संविधान में इस बात का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कितनी बार वह अपने पद पर निर्वाचित हो सकता है। तो राजेंद्र बाबू एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। तब से लेकर के आज तक कभी कोई राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित नहीं हुआ। तो भारत में यह परंपरा स्थापित हो गया है 2 बार से ज्यादा नहीं। तो यह व्यवस्था यहां पर लिखा गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता या अर्हता का उल्लेख किया गया है। योग्यता या अर्हता, एलिजिबिलिटी। क्या है योग्यता अर्हता? वह भारत का जन्मजात नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, वह किसी लाभ के पद पर न हो या लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। यह अनुच्छेद 58 कहता है। अब हम लोग अनुच्छेद 59 की बात करते हैं। 59 अनुच्छेद 59 में कहा गया राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें, कंडीशन। क्या शर्तें हैं? जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ेगा, यदि वह संसद का सदस्य है, राज्य विधानमंडल का सदस्य है, तो या तो वह अपना पद छोड़ दे या बिना छोड़े भी चुनाव लड़ता है तो राष्ट्रपति बन जाने के बाद उसका पूर्व पद अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। दूसरी बात, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ेगा
वह भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो। यद्यपि राष्ट्रपति के पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर, राज्यपाल के पद पर रहने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगा, क्योंकि यह तीनों पद लाभ का पद नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है। ओथ एंड एफर्मेशन, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर चुनाव जीत जाएगा उस व्यक्ति को भारत के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष अपनी सत्यनिष्ठा ईश्वर के नाम पर शपथ तथा प्रतिज्ञा करना पड़ता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। जिस तारीख को राष्ट्रपति शपथ लेता है उसी तारीख से राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रारंभ माना जाता है। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, इम्पीचमेंट का उल्लेख किया गया है। इम्पीचमेंट क्या होता है, कैसे लागू होगा, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।